सुनो, जो चीज तुम्हें सबसे ज्यादा डिस्टर्ब करती है, जो लोगों में तुम्हें सबसे ज्यादा गलत लगती है, हो सकता है वो तुम्हारा ही एक हिस्सा हो जिसे तुम देखना नहीं चाहते। हर इंसान के अंदर एक शैडो होती है, और प्रॉब्लम ये नहीं है कि शैडो है, प्रॉब्लम ये है कि ज्यादातर लोग उससे भागते हैं, और जब इंसान अपने अंधेरे से भागता है तो वही अंधेरा धीरे धीरे पूरी दुनिया में फैलने लगता है। वॉर्स ऐसे ही शुरू होते हैं, हेट्रेड ऐसे ही नॉर्मल बनता है, और हिस्ट्री ऐसे ही रिपीट होती है। आज की ये वीडियो मोटिवेशन नहीं है, ये कंफर्ट देने के लिए नहीं है, ये एक इन्विटेशन है अपने उस हिस्से को देखने की जिसे तुमने सालों से दबा रखा है। क्योंकि जुंग के वर्ड्स में, until you make the unconscious conscious, it will direct your life and you will call it fate. अगर तुम रेडी हो अपनी शैडो से मिलने के लिए, तो चलो शुरू करते हैं। हर इंसान अपने अंदर एक शैडो लेकर चलता है। जुंग कहते हैं, जितना ज्यादा तुम अपनी शैडो को कॉन्शियसली इग्नोर करते हो, उतनी ही ज्यादा वो डार्क और डेंस होती चली जाती है। अगर तुम्हारी कोई इंफीरियॉरिटी तुम्हें साफ दिख रही है, तो उसे करेक्ट करने का हमेशा एक चांस रहता है। लेकिन जब तुम उसे रिप्रेस कर देते हो, जब तुम खुद से कहते हो मैं ऐसा नहीं हूं, तो वो कभी हील नहीं होती। वो क्वाइटली अंदर बैठी रहती है और फिर अचानक किसी मोमेंट में बर्स्ट हो जाती है, बिना वार्निंग, बिना कंट्रोल। और तब तुम खुद से पूछते हो, ये मैं था? युंग दो तरह की शैडो की बात करता है, एक पर्सनल शैडो और दूसरी कलेक्टिव शैडो। पर्सनल शैडो मतलब तुम्हारा वो हिस्सा जो तुम कभी बनना नहीं चाहते। जुंग इसे डिफाइन करता है, द थिंग अ पर्सन हैज नो विश टू बी। ये तुम्हारी पर्सनैलिटी का वो डार्क साइड है जिसे तुमने कभी ठीक से एक्सप्लोर ही नहीं किया। वो ट्रेट्स जो ईगो को अनकंफर्टेबल लगते हैं, वीकनेस, जेलसी, एंगर, कंट्रोल की हंगर, या फिर वो सोच जो सोशली एक्सेप्टेबल नहीं लगती। हर इंसान के अंदर ये सब होता है, बस फर्क इतना है, ज्यादातर लोग इसे देखना अवॉइड करते हैं। शैडो तब सबसे ज्यादा विजिबल होती है जब तुम एंजाइटी में होते हो, जब इमोशन स्टेबल नहीं रहते, या फिर जब अल्कोहल जैसी चीजें तुम्हारा इनर फिल्टर हटा देती हैं। और तब एक नॉर्मल फ्रेंडली कॉन्वर्सेशन में अचानक एक बिटर हॉस्टाइल लाइन निकल जाती है। उस मोमेंट शैडो बोलती है, तुम नहीं। और यही रीजन है रिप्रेस डार्कनेस तुम्हारी सबसे वेल मेंट इंटेंशंस को भी साइलेंटली सैबोटाज करती रहती है। जुंग की वार्निंग सिंपल है, शैडो को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, लेकिन उसे सी जरूर कर सकते हो। और जिस दिन तुमने उसे देख लिया, उसी दिन कंट्रोल वापस तुम्हारे हाथ में आता है। जब हम उस हिस्से को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते जिससे हमें नफरत है, तो हम उसे दूसरों पर प्रोजेक्ट कर देते हैं। हम कहते हैं वो ऐसा है, जबकि असल में वो हिस्सा हमारे अंदर होता है। कुछ लोग अपनी शैडो को थोड़ा बहुत जानते हैं, मतलब ईगो को पता होता है कि हां, ये भी मेरे अंदर है, तो उस पर थोड़ा कंट्रोल बना रहता है। लेकिन ज्यादातर लोग अपनी शैडो को पूरी तरह डिनाई कर देते हैं, इतना डिनाई कि ईगो को ये तक पता नहीं चलता कि शैडो बिहेव कर रही है। और जब ईगो अनअवेयर हो जाता है, तो शैडो ऑटोनोमस हो जाती है, अपने हिसाब से चलने लगती है। फिर बिना वजह मूड स्विंग्स आते हैं, चिड़चिड़ापन, इरिटेबिलिटी, कभी कभी क्रूअल्टी तक। जुंग अपनी राइटिंग्स में बार बार यही कहता है, शैडो की अवेयरनेस डेवलप करना साइकोथेरेपी का सबसे जरूरी हिस्सा है। और यह भी समझना कि तुम अपनी शैडो कहां कहां दूसरों पर प्रोजेक्ट कर रहे हो। आमतौर पर शैडो को नेगेटिव समझा जाता है, लेकिन जुंग साफ कहता है, शैडो सिर्फ डार्क नहीं होती, शैडो पॉजिटिव भी हो सकती है। असल में जब तुम अपनी शैडो को एक्सप्लोर करते हो, तो तुम्हें कई पॉजिटिव क्वालिटीज तक एक्सेस मिलता है। जुंग लिखता है, शैडो में होती हैं नॉर्मल इंस्टिंक्ट्स, अप्रोप्रिएट रिएक्शंस, रियलिस्टिक इंसाइट्स और क्रिएटिव इंपल्सेस, यानी जो तुम्हें ग्राउंडेड रखती हैं, जो तुम्हें रियल बनाती हैं। युंग की क्लोजेस्ट कोलैबोरेटर मरी लुईस फॉन फ्रांस कहती हैं, शैडो हमेशा तुम्हारा दुश्मन नहीं होती, वो भी एक इंसान की तरह होती है जिसके साथ रहना सीखना पड़ता है। कभी उसे थोड़ा स्पेस देना पड़ता है, कभी उसे रेजिस्ट करना पड़ता है, कभी उसे समझ के साथ थोड़ा लव भी देना पड़ता है। सिचुएशन जैसी हो वैसा रिस्पॉन्स। शैडो से लड़कर नहीं, उसके साथ कॉन्शियस रिलेशन बनाकर तुम होल बनते हो।
जुंग एक लाइन में बहुत साफ बात कह देता है, शैडो हॉस्टाइल तभी होती है जब उसे इग्नोर किया जाता है या मिसअंडरस्टूड किया जाता है। शैडो अपने आप बुरी नहीं होती, उसके अंदर क्वालिटीज होती हैं, स्ट्रेंथ्स होती हैं, पोटेंशियल्स होते हैं, लेकिन जब तुम उन्हें एक्सप्लोर नहीं करते तो पर्सनैलिटी धीरे धीरे हॉलो हो जाती है। अंडार हाई अंडार एक एम्प्टीनेस बनती है। अनकॉन्शियस में छोटे छोटे स्नैग्स बन जाते हैं जो तुम्हारे ग्रोथ को रोकते रहते हैं। वो क्वालिटीज जो तुम्हारे अंदर डॉर्मेंट पड़ी हैं वो एम्बॉडीड ही नहीं हो पाती। एग्जाम्पल समझो, मान लो किसी इंसान को लगता है असर्टिव होना मतलब रूड होना, एग्रेसिव होना, तो वो क्या करता है, वो कॉन्फिडेंस छोड़ देता है, अपनी बात साफ और रिस्पेक्टफुल तरीके से रखने की एबिलिटी खो देता है। रिजल्ट, कम इनिशिएटिव, कम प्रोएक्टिविटी, रेज मांगने में डर, प्रमोशन में डिले, मनी स्ट्रगल्स। अब ट्विस्ट देखो, जब वही इंसान किसी असर्टिव आदमी से मिलता है तो बाहर से वो कहेगा ये एरोगेंट है, लेकिन अंदर रिजेंटमेंट होता है, गिल्ट होती है। क्यों? क्योंकि वो क्वालिटी असल में उसी की शैडो में पड़ी है, और जितना ज्यादा वो डिनाई करता है, शैडो उतनी ही ब्लैकर और डेंसर होती जाती है। जुंग साफ कहता है, ये वैल्यूएबल एस्पेक्ट्स रिप्रेस करने के लिए नहीं है, इन्हें एक्चुअल एक्सपीरियंस में असिमिलेट करना होता है, और इसके लिए ईगो को अपना प्राइड छोड़ना पड़ता है। शैडो सिर्फ जागते हुए नहीं दिखती, वो ड्रीम्स में भी आती है, अक्सर सेम सेक्स के व्यक्ति के रूप में। वो कोई रैंडम कैरेक्टर नहीं होता, वो अनकॉन्शियस की तरफ से तुम्हारे कैरेक्टर पर एक क्रिटिसिज्म होता है, एक इनर जज जो तुम्हें साइलेंटली रिप्रोच करता है, और तुम खामोश हो जाते हो। एम्बैरेस्ड साइलेंस, यही सिग्नल है। शैडो के कंटेंट्स को आइडेंटिफाई करना पड़ता है और फिर उन्हें अपनी पर्सनैलिटी में इंटीग्रेट करना पड़ता है। इसी प्रोसेस को जुंग कहता है रियलाइजेशन ऑफ द शैडो, और यही असली शैडो वर्क है। यहीं से शुरू होता है सबसे पेनफुल और सबसे लंबा काम, सेल्फ एजुकेशन। शैडो से डील करना कोई वन डे प्रोसेस नहीं है, ये लंबी और टफ निगोशिएशन होती हैं खुद के उस हिस्से के साथ जिसे तुम सालों से अवॉइड करते आए हो। जुंग इसे हरक्यूलिस के लेबर से कंपेयर करता है, मतलब साइकोलॉजिकली सबसे हेवी वर्क। शैडो वर्क में तुम अपनी शैडो को दो तरीकों से देखते हो, बाहर की तरफ अपने इमोशनल रिएक्शंस को ऑब्जर्व करके, कहां ट्रिगर हुए, कहां ओवर रिएक्ट किया, और फिर दूसरों के साथ अपनी इंटरेक्शंस में रेडिकल ऑनेस्टी रखकर, और अंदर की तरफ अपने ड्रीम्स को एक्सप्लोर करके। यही प्रोसेस तुम्हें धीरे धीरे एनलाइटेंड बनाती है। शैडो का डिस्ट्रक्टिव पोटेंशियल कम होता है, अंधेरे से लड़कर नहीं, वॉर छेड़कर नहीं, बल्कि अंधेरे को रोशनी में लाकर और रोशनी को अंधेरे तक ले जाकर। जुंग साफ लिखता है, देयर इज नो लाइट विदाउट शैडो एंड नो साइकिक होलनेस विदाउट इम्परफेक्शन। मतलब परफेक्शन का चेस छोड़ो, गोल परफेक्शन नहीं है, गोल है होलनेस। इंडिविजुएशन एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है जहां कॉन्शियस और अनकॉन्शियस के बीच एक बैलेंस बनता है। ईगो धीरे धीरे अलाइन होता है सेल्फ के साथ, यानी तुम्हारी पूरी पर्सनैलिटी के टोटैलिटी के साथ। शैडो को फेस करना डरावना लग सकता है, डार्क लग सकता है, लेकिन ट्रूथ को ढूंढना आखिर में रिलीफ देता है। ट्रूथ को डिसर्न करना ऑथेंटिसिटी का प्रोसेस है। ये एक स्लो एक्सकवेशन है, अपने अंदर की गहराइयों में उतरना, पॉसिबिलिटीज को देखना, लिमिटेशंस को एक्सेप्ट करना, डिस्टॉर्शंस को पहचानना, और उन पार्ट्स को वापस लाना जो कभी दबा दिए गए थे या भूल गए थे। लेकिन सच ये है, ज्यादातर लोग इतने लेजी होते हैं कि अपनी कॉन्शियस मॉरल बिहेवियर पर भी गहराई से सोचने से बचते हैं। अनकॉन्शियस उन्हें कैसे चला रहा है उस पर तो वो सोचते ही नहीं, और यहीं से बात आगे बढ़ती है। शैडो हमेशा सिर्फ पर्सनल नहीं होती, कई बार उसका सोर्स इंडिविजुअल लाइफ से बाहर होता है। तब हम मिलते हैं कलेक्टिव शैडो से, सोसाइटी का डार्क साइड, कल्चर का वो हिस्सा जिसे जाना नहीं गया या जानबूझकर इग्नोर किया गया। और जब पर्सनल शैडो कलेक्टिव शैडो से मिलती है तब केओस पैदा होता है। कलेक्टिव शैडो वो सब कुछ है जो हमारी शेयर्ड वैल्यूज के खिलाफ जाता है, जो हम सब सही हैं वाली कहानी में एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। ये कलेक्टिव शैडो ह्यूमन लाइफ का एक बहुत बड़ा मल्टी डिमेंशनल और कई बार हॉरिफाइंग हिस्सा है। ये उस नुकसान की कहानी है जो इंसान इंसान पर करता आया है,
और उस डैमेज की भी जो इंसान ने नेचर पर किया है। और सबसे खतरनाक बात, ये नुकसान अगली जनरेशन्स तक कैरी होता है। कलेक्टिव शैडो दिखती है डार्कनेस और इंफीरियोरिटी की प्रोजेक्शंस में, वायलेंस में, ऑपरेशन में, आज के सफरिंग को इनविजिबल बना देने में और करंट रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिनाई करने में। कभी ये शैडो वॉर्स में फूट पड़ती है, मैसेकर्स में, जेनोसाइड्स में, लेकिन कभी कभी ये बहुत अट्रैक्टिव मास्क्स पहन लेती है, मिशनरी एक्टिविटी के नाम पर, सिविलाइज करने के नाम पर, लैंग्वेज इंपोज करने के नाम पर, एक ऑरवेलियन रियलिटी जिसे हम आज भी जी रहे हैं। शैडो की नेचर यही है, चाहे पर्सनल हो या कलेक्टिव, उसका इफेक्ट हर जगह होता है, बिना साफ दिखे। कलेक्टिव शैडो बाहर की दुनिया में एट्रोसिटीज के रूप में दिखती है, परसिक्यूशन, फिजिकल सफरिंग, इलनेस, पॉवर्टी, मालन्यूट्रिशन, अल्कोहलिज्म, क्राइम, कल्चर्स की मौत। और अंदर की दुनिया में वो दिखती है सेल्फ हेट्रेड के रूप में, अपने रूट से नफरत, अपनी हेरिटेज से दूरी, डिप्रेशन, पावरलेसनेस की फीलिंग और कभी कभी रिवेंज की इच्छा कि दूसरे भी वही पेन महसूस करें जो मैंने किया है। हिस्टोरिकली इसी कलेक्टिव शैडो को ईविल कहा गया। क्रिश्चियन ट्रेडिशन में इसे डेविल कहा गया और माना गया जिस पर डेविल कब्जा कर ले वो अपनी ह्यूमैनिटी खो देता है और डिमोनिक बन जाता है। लेकिन जुंग का रिस्पॉन्स अलग है। जुंग के लिए ईविल से लड़ने का पहला रास्ता सेल्फ नॉलेज है, होलनेस की क्वेस्ट, यानी शैडो को एसिमिलेट करना। जुंग कहता है एक इंडिविजुअल को रूथलेसली ये जानना चाहिए कि वो कितना गुड कर सकता है और वो किन क्राइम्स का केपेबल है, क्योंकि जो कैपेबिलिटी तुम नहीं मानते वही तुम्हें अननोविंगली चला सकती है। जब किसी सोसाइटी में कोई इश्यू ओपनली एग्जिस्ट करता है लेकिन उसके साथ डिनायल हो, प्रोजेक्शन हो और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से बचा जाए तो वो शैडो इश्यू बन जाता है। और यहीं सबसे जरूरी चीज आती है रिस्पॉन्सिबिलिटी, मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, पॉलिटिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्पिरिचुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी। कलेक्टिव शैडो तभी हल्की होती है जब इंडिविजुअल भागना बंद करता है और कहना सीखता है यह भी मेरा हिस्सा है। जिस हिम्मत से हम अपने अंधेरे को उठाकर चलते हैं, उसी हिम्मत से हम दूसरों को भी आजाद करते हैं कि उन्हें हमारा अंधेरा हमारी तरफ से न ढोना पड़े। इतिहास को देखो, वॉर्स, जेनोसाइड, हॉलोकॉस्ट्स, सिस्टमैटिक ऑपरेशन, ये सब पास्ट में हुआ, लेकिन इनके इफेक्ट्स आज भी जिंदा हैं। एज ह्यूमन बीइंग्स इस मामले में हमें अभी बहुत कुछ सीखना है। सबसे कॉमन रिएक्शन क्या होता है? डिनायल। चलो आगे बढ़ते हैं, पास्ट को पीछे छोड़ देते हैं। अब क्या फायदा याद करने का? यही सोच सबसे पहले आती है। समय के साथ कई अटेम्प्ट्स हुए हैं पेनफुल पास्ट से डील करने के। पब्लिक अपॉलॉजीज, एट्रोसिटीज सपोर्ट करने पर रिग्रेट, वॉर्स के बाद रिपरेशंस, पिलग्रिमेजेस उन जगहों पर जहां अनइमेजिनेबल सफरिंग हुई। लेकिन असली सवाल यह है, हम पास्ट से ऐसे कैसे डील करें कि शैडो का इंटीग्रेशन पूरी पॉपुलेशन के अंदर हो, ना कि सिर्फ सिंबॉलिक लेवल पर, लीडर्स की स्पीचेस से या पॉलिसीज से। क्योंकि याद करना और वो बोलना जो बोलना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल लगता है, ये प्रोसेस दर्दनाक होता है, विक्टिम्स के लिए भी, परपिट्रेटर्स के लिए भी, बायस्टैंडर्स के लिए भी, विटनेसेस के लिए भी। लेकिन कोई भी हीलिंग प्रोसेस तभी कंप्लीट माना जा सकता है जब पेन बोली जाए, आउटरेज सुनी जाए, बिट्रेयल को माना जाए, सफरिंग को स्पेस मिले और सबसे जरूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली जाए। जुंग के हिसाब से ट्रूथ टेलिंग सबसे डिजायरेबल रास्ता है और सरप्राइजिंगली सबसे फीजिबल भी। ट्रूथ अनकंफर्टेबल होती है लेकिन वही इंटीग्रेट करती है। कलेक्टिव शैडो का सबसे डरावना एग्जाम्पल था नाजी जर्मनी, एक मैस साइकोसिस जहां लोग अपने पर्सनल शैडो से भागते रहे और धीरे धीरे डिमोनिक नेचर में गिरते चले गए। यही रिमाइंडर है, शैडो को डिनाई करने का प्राइस बहुत बड़ा होता है, पर्सनल लेवल पर भी, कलेक्टिव लेवल पर भी। और करेज का मतलब अंधेरे से लड़ना नहीं है, करेज का मतलब है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना। उन्होंने नाजी पार्टी ज्वाइन की और फिर वो काम किए जो वो कभी इमेजिन भी नहीं कर सकते थे, जो नॉर्मल सोशल कंडीशंस में वो शायद कभी नहीं करते। यही पॉइंट है, पर्सनल शैडो ही कलेक्टिव शैडो तक जाने का ब्रिज बनती है। अगर इंसान अपने इनर कॉन्फ्लिक्ट सॉल्व नहीं करता,
अपनी पर्सनल शैडो को नहीं समझता तो वो अननोइंगली कलेक्टिव शैडो में गिर जाता है और फिर वो भीड़ का हिस्सा बन जाता है। सोचना बंद, रिस्पॉन्सिबिलिटी गायब। इसलिए जुंग का एम्फेसिस साफ है, पहले अपनी पर्सनल शैडो से डील करो ताकि तुम कलेक्टिव मैडनेस में अनकॉन्शियसली न बह जाओ। और जब इंसान खुद अवेयर हो जाता है तब वो दूसरों को भी इन्फ्लुएंस कर सकता है और सोसाइटी एज अ होल बेटर हो सकती है। एक लाइन है बहुत पावरफुल, इफ वी प्रैक्टिस माइंडफुलनेस वी विल लर्न टू लुक डीपली इनटू द नेचर ऑफ वॉर। द वॉर इज इन अस बट इट इज ऑल्सो इन एवरीवन। एवरीथिंग इज रेडी टू एक्सप्लोड एंड वी आर ऑल को रिस्पॉन्सिबल। मतलब युद्ध बाहर नहीं शुरू होता, वो पहले अंदर होता है। समरी सिंपल है, हमें सबसे पहले अपनी पर्सनल शैडो को एक्नॉलेज करना होगा, उसके साथ लंबी और मुश्किल नेगोशिएशंस करनी होंगी, खुद से ईमानदार होकर, दूसरों के साथ अपनी इंटरेक्शंस को देखकर, अपने इमोशनल रिएक्शंस को ऑब्जर्व करके और अपने ड्रीम्स को एक्सप्लोर करके, ताकि हम अपनी शैडो के पैसिव विक्टिम्स ना बने और अपने अनकॉन्शियस प्रोजेक्शन से कंट्रोल वापस ले सकें। जब हम ऐसा करते हैं तो हम उन गुड क्वालिटीज को रेस्क्यू करते हैं जो हमारे अंदर डॉर्मेंट पड़ी थीं, और इससे सिर्फ हमारी लाइफ नहीं, हमारे आसपास के लोगों की लाइफ भी बेटर होती है। फिर हम कलेक्टिव शैडो को भी कॉन्शियसली देख पाते हैं और उसके शिकार नहीं बनते, डिनायल को चैलेंज करते हैं, इंडिविजुअल और कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, इनिशिएटिव दिखाते हैं, क्योंकि अपने अंधेरे को उठाने की हिम्मत दूसरों को भी राहत देती है। और ट्रूथ बोलना, चाहे पेनफुल हो, डिफिकल्ट पास्ट से डील करने का सबसे ऑनेस्ट रास्ता है। एट्रोसिटीज को डिसमिस करने से शैडो और काली होती जाती है, जब तक वो फटना पड़े, और फिर हिस्ट्री खुद को रिपीट करती है। अगर तुम यहां तक आए हो तो समझो तुम रेडी हो शैडो को देखने के लिए। आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो ऑन द शैडो। अगर चैनल को सपोर्ट करना चाहते हो तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।